जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। जी हाँ, क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको अलग अलग से प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे कि क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग है, 9th की अलग है, 10th 11th, जितने भी हमने क्लासेस पढ़ी, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें क्लास को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ से जा कर के अपने क्लासेस वाइज जो भी आपको डाउट है, आप जा कर के उस टॉपिक से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे महिलाओं की समाज में भूमिका पर चर्चा है। तो इस जो महिलाओं की समाज में जो भूमिका है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बट इसके पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमारी पढ़ाई विदाउट रिवीजन कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो देखते हैं प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने चर्चा किया था भारत के परंपरागत व्यवसाय, जिसमें हमने कृषि, हस्तशिल्प यानी कि हैंडक्राफ्ट और बुनाई, भारतीय पाक कला, चित्रण कलाओं का पुनरुद्धार एवं संरक्षण, कार्य, आयु और जेंडर, साथ ही साथ कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे और लिंग व जेंडर में अंतर, ये सारे ही टॉपिक्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी। ये क्लास हमारी आज सुबह ही मॉर्निंग में 9 बजे हुई है। नहीं देखी है तो ये आपको जाइए प्लेलिस्ट में, इजीली आपको क्लास 12th की अभी न्यू प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो वहाँ पे जाइए, क्लास 12th की प्लेलिस्ट ओपन करिए, आपको इजीली ये मिल जाएगी और आप जाके डिटेल में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। महिलाओं की समाज में भूमिका देखते हैं। तो सामान्य और अपेक्षित व्यवहार से भिन्न किसी भी प्रकार का विचलन, अर्थात विचलन आप समझ सकते हैं भटकाव। तो सामान्य और अपेक्षित व्यवहार से भिन्न किसी भी प्रकार का विचलन अनौपचारिक, अपरंपरागत एवं कभी कभी अवज्ञाकारी हो जाता है। फिर भी समय बीतने के साथ ही भूमिकाएं और आचरण विकसित होते रहते हैं, जिसका परिणाम परिवर्तन के साथ निरंतरता में हो रहा है। आज पूरे भारत में स्त्रियां उत्पादन संबंधी कार्यों से और कुछ समारोह में विपणन कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। विपणन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? विपणन का अर्थ समझे तो मार्केटिंग। हाँ, आप समझ गए ना। मार्केटिंग, मार्केटिंग में बिक्री भी आ जाता है। विज्ञापन, वितरण और ग्राहक सेवा, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो है विपणन, आप समझ गए होंगे कि विपणन क्या है, मार्केटिंग कार्यों से भी जुड़ी हुई है। शहरी क्षेत्रों में भी स्त्रियां निर्माण कार्यों में कार्यशील हैं और घरेलू सहायिका के रूप में रोजगार प्राप्त कर रही हैं। आज स्त्रियां परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं। सक्रिय भागीदारी और परिवार के संसाधनों में योगदान देने के पश्चात भी स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की और स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। समय के अनुसार स्त्रियों को शिक्षित करें, सशक्त और समर्थ बनाएं और इनको समाज में उचित स्थान एवं अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाना यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो महिलाएं तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक कि घर घर उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन नहीं किया जाता। आज भी महिलाओं द्वारा गृहिणी के रूप में किए गए कार्यों को आर्थिक गतिविधि न मानकर परिवार के प्रति उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी माना जाता है। महिलाएं परिवार के भरण पोषण के लिए अपने जीवन के सभी स्तरों, माँ, बहन, बेटी, पत्नी एवं दादी के रूप में घरेलू काम काज या परिवार के अन्य कार्य करती हैं। इसके लिए महिलाओं को जीवन भर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महिलाओं का इस तरह का योगदान परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक दक्षता से उनकी भूमिका निभाने और कर्तव्य पूरा करने में सहायक होता है। अतः महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य को करने को आर्थिक योगदान एवं उत्पादक गतिविधि के समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। तो ये तो हमने बात की किसकी? महिला सशक्तिकरण अर्थात वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे। तो कुशल कारीगरों की आवश्यकता के कारण श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी के अवसरों में कमी आई है। अतः स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए कौशलों को विकसित करने वाले प्रशिक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमारे समाज में पुरुष द्वारा अर्जित किए गए धन को मुख्य आय और महिलाओं द्वारा अर्जित यानी कि कमाए गए धन को पूरक अर्थात सप्लीमेंट्री और गौड़ सेकेंडरी माना जाता है। यदि कोई महिला अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली है तो भी उसको पुरुष के समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। एकमात्र का कि जैसे अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें सिर्फ एक महिला एक औरत ही कमा रही है तो भी जो है उसको पुरुष के समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आधुनिक भारत में स्त्रियों के संदर्भ से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, बिना जेंडर भेदभाव के कार्यस्थलों पर सुनिश्चित सुरक्षा तथा मातृत्व लाभ एवं बच्चों की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन पर हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है, भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुष व स्त्री दोनों की समानता की गारंटी देता है। यानी कि जो हमारा भारत सरकार है उसके द्वारा जो है पुरुष हो या महिला सभी को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार मिला है। ये कौन कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट कहता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी सरकारी दफ्तर में रोजगार अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को बराबर के अवसरों की गारंटी भी देता है। थर्ड पॉइंट, यह जाति पंथ रंग प्रजाति अथवा जेंडर के आधार पर किसी भी रोजगार या दफ्तर में भेदभाव को रोकता है। यह महिला मजदूरों को काम करने के लिए मनोवचित परिस्थितियां अर्थात ह्यूमन कंडीशंस देने की गारंटी देता है। यह महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के शोषण अर्थात एक्सप्लॉयटेशन से बचाव की गारंटी देता है। यह महिलाओं को शैक्षिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के लिए सहायता प्रोत्साहन की भी गारंटी देता है। कौन सा? हमारा जो संवैधानिक अधिकार है अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये तो हमने बात कर ली हमारे संवैधानिक अधिकार के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए अर्थात एक्ट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन। इस पे हम देख लेते हैं। तो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अधिनियम निम्नलिखित है। नंबर पहला जो अधिनियम है वर्ष 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। कौन सा? वर्ष 19 यानी कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। दूसरा अधिनियम है वर्ष 1951 अर्थात 1951 का बागान श्रम अधिनियम। तीसरा अधिनियम है वर्ष 1952 अर्थात 1952 का खदान अधिनियम। चौथा अधिनियम वर्ष 1948 अर्थात 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। और पांचवा जो अधिनियम है वर्ष 1961 अर्थात 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम। तो ये सारे ही अधिनियम क्या किए गए? महिलाओं के संवैधानिक सुरक्षा हेतु बनाए गए। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग अथवा फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती है, ध्यान दीजिएगा फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग अथवा फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं यानी कि नियुक्त की जाती है अर्थात 30 से अधिक महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं तो वहाँ उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदन अर्थात क्रेच की व्यवस्था होना आवश्यक है। ये कौन कहता है? महिलाओं के संवैधानिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर किसके अनुसार कहते हैं? अधिनियम की धारा 48 यानी 48 के अनुसार यदि कोई ऐसा उद्योग अर्थात फैक्ट्री है और वहाँ पे 30 से अधिक महिलाएं एक साथ कार्य कर रही हैं तो वहाँ उनके 6 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए शिशु सदन अर्थात क्रेच की व्यवस्था होनी आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको 2 से 3 बार रिपीट किया। आपको पता होने चाहिए ये सारे अधिनियम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
अनुच्छेद 16(1), ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 16(1) के तहत राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो ये तो हमने देख लिया क्या, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अधिनियम। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स आते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। स्टाफ मार्क कर दिया ना मैंने, इसीलिए आप समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। यानी कि जो हमारी भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, उसने महिलाओं के हित में क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों यानी कि वुमेन सेल्स की स्थापना की गई है। वुमेन सेल्स फ्रेंड्स एक ऐसा वो है, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे महिलाओं की सारी समस्या, उनकी दिक्कत परेशानियाँ, उनको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम, सभी के जो है उन सभी को सॉल्व करने की एक संस्था है क्या, वुमेन सेल्स। तो सेकंड पॉइंट है, समान प्रकृति या समान कार्य को सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम अर्थात इक्वल लेबर लॉज लागू किया गया। समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को नियंत्रण में लिया। तीसरा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु एवं महिलाओं के काम और उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी पर श्रम कानूनों का पुनरावलोकन अर्थात समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया। महिलाओं द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा एक परिचालन समिति भी बनाएगी। तो ये सारे ही कदम हमारे भारत सरकार ने उठाए, किस लिए, महिलाओं के हित में। अब देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। तो भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को वर्ष 2004 में प्रारंभ किया था। आपको पता होना चाहिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2004 में प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना ग्रामीण, दूर दराज एवं वंचित वर्ग से संबद्ध उन लड़कियों के लिए की गई थी जो कभी भी स्कूल नहीं जा सकी या जिनका स्कूल छूट गया हो। इन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय में रहकर प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को अब 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। कौन सी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को, जिसमें इनकी स्कूली शिक्षा में समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। सेकेंड पॉइंट है, इस विद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाओं को प्रवेश स्तर के लिए तय, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, तो इस विद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाओं को प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए 6 माह से 1 वर्ष तक के सेध पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स का अध्ययन करना आवश्यक है। इन बालिकाओं के लिए प्रवेश का स्तर 6ठी कक्षा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रवेश प्रत्येक जिले के पिछड़े ब्लॉक में खोला गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब इसकी योजना का प्रारंभ हुआ और किसके लिए ये खोला गया है और इसमें प्रवेश लेने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब एक और देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास। ध्यान दीजिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास में, जिसमें हम देखेंगे श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। ये क्या है? श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ क्या है? तो महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, श्री महिला गृह उद्योग
लिज्जत पापड़ ये क्या है? महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का उद्देश्य है महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। यह संस्था वर्ष 1959 यानी कि 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई। तो जो हमारी श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ योजना है कब प्रारंभ हुई? तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1959 अर्थात 1959 में कितने सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई? तो 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई। और 1966 अर्थात 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी दौरान इस संस्था को खादी और ग्रामीण उद्योग अर्थात KVIC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला है, पता होना चाहिए आपको। जो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ है इसको सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग से भी पुरस्कृत किया गया। क्यों, देख लेते हैं। आज इसके उत्पादों में खाखरा, मसाला, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियाँ, केक और अन्य बेकरी उत्पाद शामिल हैं। यह संस्था पूरे भारत में लगभग 40,000 यानी कि 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। इनकी बिक्री और वार्षिक कारोबार ₹1600 करोड़ का है। ध्यान दीजिए कितनी बिक्री हो जाती है इनकी और कारोबार कितना है? लगभग 1600 करोड़ रुपए का है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाला निर्यात भी शामिल है। इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। कौन सी संस्था ने? श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ संस्था ने। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास में श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ संस्था के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्क कर लीजिए। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम करेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण पे हम चर्चा करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज कुछ वैसे वर्ड्स भी थे मैंने जो कि आपको समझाने के, वैसे जनरली मैं वर्ड्स नहीं समझाती बट वर्ड्स भी समझाने का प्रयास किया है कि आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट ना रह जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज की जो क्लास आपने देखी इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। अच्छी लगी तो भी, ना अच्छी लगी तो भी। और साथ ही साथ फ्रेंड जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। अभी हम कर रहे हैं होम साइंस हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारी जैसे सीरीज़ हो जाएगी, हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस अपने ये होम साइंस से ही रिलेटेड जितना हमने पढ़ा है। और हम करेंगे आपके लिए कुछ और एक चीज़ इंक्लूड करने वाली हूँ मैं, एक सब्जेक्ट, वो आपको बाद में पता लगेगा। तो प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता रिस्पॉन्स करके बताइए, वहाँ सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। बट प्लीज़ ऐसे पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। शिक्षा हमेशा बांटने से ही बढ़ती है, ये आप सभी जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।